10वीं अध्याय 4 द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कक्षा 9वीं में आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन किया था एवं कक्षा 10वीं में आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन किया था। किसी भी समीकरण में चरों की संख्या के आधार पर हम इन्हें एक चर वाला या दो चर वाला समीकरण कहते हैं तथा चर की अधिकतम घात के आधार पर हम इन्हें या तो रैखिक समीकरण यदि चर की अधिकतम घात 1 है या यदि चर की घात अधिकतम घात 2 है तब हम इसे द्विघातीय समीकरण कहते हैं। आज हम इस वीडियो में द्विघातीय समीकरण का अध्ययन करेंगे। यह एक ऐसा समीकरण है जिसमें केवल एक ही चर होता है परंतु चर की अधिकतम घात 2 होती है। इसे हम द्विघातीय समीकरण, वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। चूंकि द्विघातीय समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 है, यदि हम इस समीकरण को चर की घात के घटते क्रम में लिखें अर्थात सबसे पहले चर की घात 2 वाला पद, फिर चर की घात 1 वाला पद और अंत में चर की घात 0 अर्थात अचर पद लिखें, तब यह इस द्विघातीय समीकरण का मानक रूप कहलाता है। इस समीकरण का हल ज्ञात करना अर्थात समीकरण में प्रयोग किए गए चर का मान ज्ञात करना है। चूंकि चर की अधिकतम घात 2 है अतः इस द्विघातीय समीकरण के अधिकतम 2 हल होंगे। समीकरण को हल करने पर हमें चर x के अधिकतम 2 मान प्राप्त होंगे। इन मानों को हम द्विघातीय समीकरण के मूल कहते हैं। इस अध्याय के पहले आपने बहुपद का अध्ययन किया था, वहां पर हमने द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किए थे। द्विघात बहुपद एवं द्विघात समीकरण में केवल थोड़ा सा अंतर होता है। द्विघात बहुपद हम लिखते हैं ax वर्ग धन bx धन c। यदि हम इसके बराबर में 0 लिख दें तो यह द्विघात समीकरण में बदल जाता है। इस समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हम मध्य पद को 2 भागों में विभक्त करने की विधि का प्रयोग करेंगे तथा द्विघातीय समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए हम एक द्विघातीय सूत्र का भी प्रयोग करेंगे तथा हम यह भी देखेंगे कि किसी द्विघातीय समीकरण के मूल किन स्थितियों में वास्तविक होंगे, बराबर होंगे या काल्पनिक होंगे। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि द्विघात बहुपद एवं द्विघात समीकरण में क्या अंतर है एवं द्विघात समीकरण को हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं। अध्याय 2 बहुपद में आपने विभिन्न प्रकार के बहुपदों का अध्ययन किया था। उनमें से एक द्विघात बहुपद था जो निम्नलिखित प्रकार का था: ax वर्ग धन bx धन c, जिसमें a का मान 0 के बराबर नहीं होता है। जब हम इस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं तब हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होता है अर्थात ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। शर्त अभी भी वही रहेगी, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम द्विघात बहुपद के दाएं पक्ष में बराबर 0 लिखकर हम उसे द्विघात समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। 2x वर्ग धन x ऋण 300, 2x वर्ग ऋण 3x धन 1, 4x ऋण 3x वर्ग धन 2 और 1 ऋण x वर्ग धन 300। ये सभी द्विघातीय बहुपद हैं। इन्हें द्विघात समीकरण में बदलने के लिए हमें इनके बराबर में 0 लिखना होता है। इन सभी बहुपदों में चर x की अधिकतम घात 2 होती है। आइए अब द्विघात समीकरण की परिभाषा देखते हैं। एक चर वाला ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। किसी चर x में एक द्विघात समीकरण निम्नलिखित रूप का होता है, जैसा अभी हमने देखा था ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए 2x वर्ग धन x ऋण 300 बराबर 0, 2x वर्ग ऋण 3x धन 1 बराबर 0,
4x ऋण 3x का वर्ग धन 2 बराबर 0 और 1 ऋण x वर्ग धन 300 बराबर 0। ये सभी द्विघातीय समीकरण के उदाहरण हैं। आइए अब देखते हैं द्विघात समीकरण को मानक रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। यदि px कोई दो घात का बहुपद है तब px बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है, परंतु px दो घात का बहुपद होना चाहिए। परंतु जब हम px बहुपद के पदों को घटती घात के क्रम में लिखते हैं तब हमें द्विघात समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है, अर्थात द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 1 हमें दिया है 2x वर्ग धन x ऋण 300 बराबर 0। समीकरण 2 में हमें 2x वर्ग ऋण 3x धन 1 बराबर 0। यह दोनों समीकरण द्विघात समीकरण के मानक रूप के अनुसार लिखे गए हैं। आइए इसकी तुलना करके देखते हैं। चूँकि अधिकतम घात 2 होती है, उसके बाद घात 1 और उसके बाद अचर पद आता है। देखिए x की घात 2, x की घात 1 और उसके बाद अचर पद। यदि इस क्रम में बहुपद के पद जमा किए गए हैं तो यह द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। उदाहरण 3 देखिए। 4x ऋण 3x वर्ग धन 2 बराबर 0। इसमें x की घात 1 वाला पद x की घात 2 वाले पद के पहले आया है, अर्थात यह मानक रूप में नहीं है। इसे मानक रूप में बदलने के लिए हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं। x की घात 2 वाले पद को हमने पहले लिखा और उसके बाद x की घात 1 वाला पद, अर्थात ऋण 3x वर्ग धन 4x धन 2 बराबर 0। यह अब मानक रूप में है। एक और उदाहरण समीकरण 4 में देखिए। 1 ऋण x की घात 2 धन 300 बराबर 0। इसमें x की घात 1 वाला पद नहीं है और 2 अचर पद हैं, तो यदि हम दोनों अचर पदों को 1 कर दें तब इसका मानक रूप होगा ऋण x वर्ग धन 301 बराबर 0। इस प्रकार चर की घात के घटते क्रम में पदों को लिखकर हम द्विघात समीकरण का मानक रूप बनाते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। x ऋण 2 का वर्ग धन 1 बराबर 2x ऋण 3। हम जानते हैं कि a ऋण b का पूर्ण वर्ग बराबर होता है a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग। समीकरण के बाएं पक्ष में हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। x ऋण 2 का वर्ग इस सूत्र के अनुसार होगा x का वर्ग ऋण 4x धन 4 धन 1 बराबर हम लिख सकते हैं x वर्ग ऋण 4x धन 5। इसलिए दिए गए समीकरण को लिखा जा सकता है x वर्ग ऋण 4x धन 5 बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष 2x ऋण 3। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है x वर्ग ऋण 6x धन 8 बराबर 0। यह समीकरण हमारे मानक रूप ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है। अतः हम कह सकते हैं दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। एक दूसरा उदाहरण देखिए। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। आइए इसका हल देखते हैं। बायां पक्ष हमें दिया है x इंटू एक्स धन 1 धन 8। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है x वर्ग धन x धन 8। दाएं पक्ष को हल करने पर हमें प्राप्त होता है x वर्ग ऋण 4। इसलिए दोनों पक्षों को आमने सामने लिखने पर हमें यह प्राप्त होता है x वर्ग दोनों पक्षों में है, x वर्ग को कैंसिल करने पर हमें समीकरण प्राप्त होता है x धन 12 बराबर 0। अब इस समीकरण में x की अधिकतम घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। अतः हम लिखते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। एक दूसरा उदाहरण देखिए। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। x धन 2 की घात 3 बराबर x की घात 3 ऋण 4। हम जानते हैं कि a धन b की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 धन 3 a वर्ग b धन 3 ab वर्ग धन b की घात 3। इस सूत्र का प्रयोग समीकरण के बाएं पक्ष में करने पर हमें प्राप्त होता है
x की घात 3 धन 6x वर्ग धन 12x धन 8। अब समीकरण को लिखा जा सकता है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्षों में x की घात 3 दिया है जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो हमें समीकरण प्राप्त होगा 6x वर्ग धन 12x धन 12 बराबर 0। पूरे समीकरण को 6 से यदि हम भाग दे दें तो हमें प्राप्त होता है x वर्ग धन 2x धन 2 बराबर 0। यह समीकरण हमारे मानक रूप अर्थात ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। समीकरणों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना। निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। स्थिति हमें दी हुई है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। आइए इसका हल देखते हैं। यदि हम आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर मानते हैं तो प्रश्न में दिए अनुसार भूखंड की लंबाई दुगने से एक अधिक अर्थात 2x धन 1 मीटर होगी। हम जानते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, अर्थात x इंटू 2x धन 1 बराबर 528 मान रखने पर इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 2x वर्ग धन x ऋण 528 बराबर 0। यह दिए गए प्रश्न का द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण है, जिसे हमने x की घात के घटते क्रम में जमा दिया है अर्थात मानक रूप में लिखा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। आइए इसका हल देखते हैं। यदि हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x धन 1 मानते हैं, तब प्रश्न में दिए अनुसार इनका गुणनफल अर्थात दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, अर्थात इसे गणितीय रूप में लिखने पर हमें प्राप्त होता है x गुणित x धन 1 बराबर 306। हल करने पर हमें प्राप्त होता है x वर्ग धन x ऋण 306 बराबर 0। यह दिए गए प्रश्न का द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण है, जो कि द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखा गया है, अर्थात सबसे पहले x की घात 2, उसके बाद x की घात 1 और उसके बाद अचर पद लिखा गया है। अब देखते हैं द्विघात समीकरण का हल क्या होता है। यदि हम एक वर्ग समीकरण लेते हैं 2x वर्ग ऋण 3x धन 1 बराबर 0, इस वर्ग समीकरण में x को हम 1 से प्रतिस्थापित करते हैं, तब हमें समीकरण का बायां पक्ष बराबर प्राप्त होता है 2 गुणित 1 का वर्ग ऋण 3 गुणित 1 धन 1 बराबर 0 बराबर समीकरण का दायां पक्ष हमें प्राप्त हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 द्विघात समीकरण का एक मूल है, अर्थात x बराबर 1 द्विघात समीकरण का एक हल है। चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है। इन्हीं मूलों को हमने बहुपद में शून्यक के नाम से ज्ञात किया था, अर्थात द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक और द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूल एक ही होते हैं। चूंकि हम जानते हैं द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं, अतः किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो मूल हो सकते हैं। कक्षा 9वीं में आपने सीखा है कि कैसे मध्य पद को विभक्त करके एक द्विघात बहुपद के गुणनखंड किए जा सकते हैं। हम इस ज्ञान का प्रयोग द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने में करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। प्रश्न है, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x वर्ग ऋण 5x धन 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल देखते हैं। मध्यपद को दो भागों में बांटने के लिए हम मध्यपद ऋण 5x को ऋण 2x ऋण 3x के रूप में विभक्त करते हैं, क्योंकि 2 और 3 का गुणनफल 6 है। इसे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होगा 2x वर्ग ऋण 5x धन 3 बराबर 2x वर्ग ऋण 2x ऋण 3x धन 3 बराबर 0। हमने
मध्य पद ऋण 5x को ऋण 2x और ऋण 3x से प्रतिस्थापित किया है। अब प्रथम दो पद और अंतिम दो पदों में से उभयनिष्ठ लेने पर हमें प्राप्त होगा 2x x ऋण 1 ऋण 3 x ऋण 1 बराबर 0। चूंकि x ऋण 1 उभयनिष्ठ है अतः हमें प्राप्त होता है 2x ऋण 3 x ऋण 1 बराबर 0। अब 2x ऋण 3 इंटू x ऋण 1 बराबर 0 है, अर्थात या तो 2x ऋण 3 बराबर 0 होगा या x ऋण 1 बराबर 0 होगा। 2x ऋण 3 बराबर 0 से हमें प्राप्त होगा x बराबर 3/2 और x ऋण 1 बराबर 0 से हमें प्राप्त होगा x बराबर 1। अतः x बराबर 3/2 और x बराबर 1 दिए हुए समीकरण के हल हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1 और 3/2 समीकरण 2x वर्ग ऋण 5x धन 3 बराबर 0 के मूल हैं। एक उदाहरण देखते हैं। द्विघात समीकरण 6x वर्ग ऋण x ऋण 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है 6x वर्ग ऋण x ऋण 2, मध्य पद ऋण x को धन 3x ऋण 4x लिखने पर हमें प्राप्त होता है 6x वर्ग धन 3x ऋण 4x ऋण 2 बराबर 0। हमने यहाँ मध्य पद को दो भागों में विभक्त किया है। 4 गुणित 3 बराबर 12 होता है और 6 गुणित 2 भी 12 होता है। प्रथम दो पदों में से 3x उभयनिष्ठ लेने पर 2x धन 1 शेष बचता है। अंतिम दो पदों में से ऋण 2 उभयनिष्ठ लेने पर 2x धन 1 शेष बचता है। अब 2x धन 1 उभयनिष्ठ लेने पर हमें प्राप्त होता है 3x ऋण 2 गुणित 2x धन 1 बराबर 0, जिसे हम लिख सकते हैं 3x ऋण 2 गुणित 2x धन 1 बराबर 0। इसलिए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए 3x ऋण 2 बराबर 0 अर्थात x बराबर 2/3, 2x धन 1 बराबर 0 अर्थात x बराबर ऋण 1/2 समीकरण के मूल होंगे। उदाहरण देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। आइए इसका हल देखते हैं। यदि हम मानते हैं कि दो क्रमागत पूर्णांक क्रमशः x तथा x धन 1 हैं, तो प्रश्न में दिए अनुसार x वर्ग धन x धन 1 का वर्ग बराबर 365, दोनों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग x वर्ग धन x धन 1 का वर्ग बराबर 365। x धन 1 के वर्ग को हम सूत्र से खोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है x वर्ग धन 2x धन 1 बराबर 365। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 2x वर्ग धन 2x ऋण 364 बराबर 0। पूरे समीकरण को 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है x वर्ग धन x ऋण 182 बराबर 0। मध्य पद धन x को दो भागों में विभक्त करने पर हमें प्राप्त होता है x वर्ग धन 14x ऋण 13x ऋण 182 बराबर 0। उभयनिष्ठ लेने पर हमें प्राप्त होता है x धन 14 इंटू x ऋण 13 बराबर 0। इन्हें हल करने पर हमें x के दो मान प्राप्त होंगे अर्थात x बराबर 13 और x बराबर ऋण 14। चूंकि प्रश्न में हमें धनात्मक पूर्णांक पूछा गया है अतः हम ऋणात्मक पूर्णांक 14 को छोड़ देते हैं, तब हमें x बराबर 13 प्राप्त होगा और उसका क्रमागत पूर्णांक अर्थात 13 धन 1 बराबर 14 प्राप्त होगा। अतः अभीष्ट धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 होंगे। द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 जिसमें a का मान 0 नहीं है में यदि b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 से अधिक है या बराबर है, तब द्विघात समीकरण के मूल x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a से प्राप्त होते हैं। अर्थात एक बार धन चिन्ह लेने पर हमें ऋण b धन वर्गमूल b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a और एक बार ऋण चिन्ह लेने पर हमें ऋण b ऋण वर्गमूल b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a
प्राप्त होता है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के इस सूत्र को हम द्विघातीय सूत्र कहते हैं। द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं। यह उदाहरण हमने पहले किया था। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। एक उदाहरण देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इस प्रश्न का समीकरण हम पहले बना चुके हैं। आइए फिर से एक बार देखते हैं। यदि हम भूखंड की चौड़ाई x मीटर मानते हैं तब भूखंड की लंबाई दुगने से 1 अधिक है अर्थात 2x धन 1 मीटर होगी। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई है। इस सूत्र में मान रखने पर हमें प्राप्त होता है 2x वर्ग धन x ऋण 528 बराबर 0। अब इस वर्ग समीकरण की द्विघात समीकरण के मानक रूप ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर ऋण 528। अब द्विघात सूत्र का उपयोग करने पर हमें इसका हल प्राप्त होगा। द्विघात सूत्र लिखने पर x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। a, b और c के मान रखने पर हमें यह प्राप्त होता है और इसे हल करने पर हमें ऋण 1 धन ऋण 65 बटे 4 अर्थात x बराबर 64 बटे 4 या x बराबर ऋण 66 बटे 4 अर्थात x बराबर 16 या x बराबर ऋण 33 बटे 2 प्राप्त होता है। प्रश्न में x एक विमा है और एक विमा होने के कारण यह ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर ली जाएगी और इस चौड़ाई के हिसाब से लंबाई दुगने से 1 अधिक अर्थात 33 मीटर होगी। एक दूसरा उदाहरण देखिए। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। आइए इसका हल देखते हैं। माना दोनों क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों में छोटा पूर्णांक x है, तब दूसरा पूर्णांक x धन 2 होगा। प्रश्न के अनुसार x वर्ग धन x धन 2 का वर्ग बराबर 290 हमें दिया गया है। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है x वर्ग धन 2x ऋण 143 बराबर 0, जो कि x में एक द्विघात समीकरण है। इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप अर्थात ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर हमें a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर ऋण 143 प्राप्त होता है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं। द्विघात सूत्र में a, b और c के मान रखने पर हमें यह प्राप्त होता है। इसे हल करने पर हमें अंत में ऋण 2 धन ऋण 24 बटे 2 प्राप्त होता है। अब एक बार धन चिन्ह लेने पर और एक बार ऋण चिन्ह लेने पर हमें x के दो मान अर्थात x बराबर 11 और x बराबर ऋण 13 प्राप्त हो जाते हैं। परंतु x एक धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है, अतः x बराबर 11 होगा और x बराबर नहीं होगा ऋण 13 के। अतः दोनों क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक 11 और 11 धन 2 अर्थात 13 होंगे। एक और उदाहरण देखिए। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, और यदि द्विघात समीकरण है तो द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। दिए गए समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त होता है x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 बराबर 0, जो कि एक द्विघातीय समीकरण है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। सूत्र में a, b और c के मान रखने पर हमें प्राप्त होता है x बराबर 3 धन ऋण 5 बटे 2। एक बार धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर हमें x बराबर 8 बटे 2 तथा x बराबर ऋण 2 बटे 2 प्राप्त होता है, अर्थात x बराबर 4 या x बराबर ऋण 1 हमें
समीकरण के मूल ज्ञात हो जाते हैं। आज आपका गृह कार्य है आपकी पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली 4.1, 4.2, 4.3 एवं 4.4 के शेष प्रश्न। बच्चों, आज इस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण की पहचान करना, द्विघात समीकरण बनाना एवं द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना सीखा है। द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है, अर्थात किसी भी द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं जिन्हें हम द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। यदि हमें कोई गणितीय कथन दिया हुआ है तो उसे हम किसी चर की सहायता से द्विघात समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए हमने मध्य पद को 2 भागों में विभक्त करने की विधि अर्थात गुणनखंड विधि एवं सूत्र विधि का प्रयोग किया है। एक बार समीकरण बन जाने के बाद आप इन दोनों में से किसी भी एक विधि का प्रयोग कर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस वीडियो में बताई गई अध्ययन सामग्री अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगले वीडियो में हम समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए